गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 29, विषय गणित, क्लास 8। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम। और ये आज तारीख है 8 नवंबर 2021। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घन और घनमूल। अब तक हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आयतन निकालने के लिए जो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, आयतन निकालने के लिए हमें घन और घनमूल की आवश्यकता होगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम घन और घनमूल को पहले स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो आपको पहले तो ये ठोस आकृतियाँ पता होनी चाहिए। ठोस आकृति किसे कहते हैं? जो स्पेस लेती है, जब उन्हें रखते हैं तो वो थोड़ी जगह भी घेरती है, उन्हें बोलते हैं ठोस आकृति। और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास ठोस आकृतियों में आ जाता है, जैसे आपका रूम है या आपके पास कोई भी बॉक्स है, इन्हें हम ठोस आकृति बोलते हैं। इन्हें आप रखोगे तो ये जगह लेंगी। तो जैसे आपका ये रूम है, ये इस तरह का है, या बॉक्स लगा लो, कोई भी बॉक्स है, ठीक है। अब इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आयतन की बात करेंगे, क्योंकि ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स अपने अंदर कुछ ना कुछ सामान भर सकता है। तो जब हम ठोस आकृतियों की बात करते हैं तो हम इनका क्षेत्रफल तो नहीं बोलेंगे, हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अभी हम क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, पर हम अभी आयतन की बात कर रहे हैं। तो जो ये अपने अंदर जितना भी सामान ले सकती हैं या भर सकती हैं, तो जो कंटेन करती हैं उसे हम बोलते हैं आयतन। इसका आयतन क्या है, तो हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी ठोस आकृतियाँ होती हैं हम उनका आयतन स्टडी करते हैं। और जो आपके पास, और हाँ, इन आकृतियों के बारे में है, ये त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। त्रिविमीय आकृतियाँ क्यों हैं? जैसे अभी हमने ये बॉक्स देखा था, बॉक्स की अगर हम बात करें तो इसकी 3 डायमेंशन होती हैं। जैसे इसकी देखो, ये इसकी ऊंचाई है, कितना ऊंचा है, हमें इसकी ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी हाइट कितनी है, ये कितना चौड़ा है, ये भी देखना पड़ेगा, और इसकी लंबाई क्या है ये भी देखना पड़ेगा। तो इसकी ये 3 डायमेंशन है, 3 दिशाओं में ये हमें स्टडी करनी पड़ेगी, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको बोलते हैं त्रिविमीय आकृतियाँ। तो ये ठोस आकृति होती है और इन्हें त्रिविमीय आकृति भी बोलते हैं। ये जगह भी लेती हैं और इनका हम आयतन के बारे में स्टडी करते हैं। आयतन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। आयतन का मतलब होता है अपने अंदर ही कितना सामान, ये कितनी चीज़ स्टोर कर सकती हैं, वो होता है इसका आयतन। तो ये ठोस आकृतियों के बारे में हम जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग और आयत, अब वर्ग और आयत बोला है तो ये था हमारे पास वर्ग और ये था हमारे पास आयत। अगर हम इसकी बात करें तो इनकी सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई है जो कि बराबर है, वर्ग की केस में ही बराबर होती है। तो इसकी हमारे पास एक, ये जो अभी हम त्रिविमीय की बात कर रहे थे, त्रिविमीय में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ रहा था, और द्विविमीय में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आता है। तो आयत, वर्ग, इनकी क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। और ये जगह नहीं, जैसे मान लो एक नोटबुक का पेज है, इसे हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक नोटबुक हो या एक बॉक्स हो तो वो स्पेस लेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी होगी। तो इन दोनों में ये अंतर है। वर्ग और आयत जैसे द्विविमीय है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई है। आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई होती है और इनका हम क्या लेते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल इसलिए क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है उसके बीच का हम जो ये सरफेस है उसको हम यूज़ करते हैं कि उसमें हम जो भी है, जैसे हमने फ्लोर के बारे में स्टडी किया था, जैसे रूम का फ्लोर होता है तो आपके पास जो फर्श है उसकी बाउंड्री होती है, तो उसके बीच में हम टाइल्स लगाते हैं। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। या फिर कोई खेत है तो उसके बीच में कितनी जगह है, ये सब, और इसका हमने परिमाप पढ़ा था। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है बाउंड्री के अंदर का जो भी हमारे पास रीजन है, क्षेत्र है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं क्योंकि इनके अंदर हम कोई भी, ये अपने अंदर कोई भी चीज़ कंटेन नहीं कर सकता। जैसे पानी की टंकी है, मान लो आपके पास, वो पानी भर सकते हैं उसके अंदर, तो वो अपने अंदर कितना पानी कंटेन कर सकती है, ये इसका क्या होगा? आयतन। लेकिन पेज के अंदर तो नहीं हम कोई इस तरह से चीज़ भर सकते, तो पेज का क्या निकलेगा? या फिर जो भी कोई आयत आकार की कोई भी हमारे पास आकृति होगी, जैसे मैं पेज की बात कर रही हूँ, पेज आपका नोटबुक का क्या होता है? आयत आकार का। तो उसके अंदर हम कोई भी चीज़ नहीं भर सकते, उसकी सिर्फ हम बाउंड्री के बीच का कितना ये क्षेत्र है इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। और ये क्या होगा? ये जो कंटेनर है इसका हम निकालेंगे आयतन। क्षेत्रफल को हम किस में निकालते हैं? वर्ग सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल की इकाई क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं हम, क्या है ये, जो आपके पास क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दी होगी वो आपके पास अगर सेंटीमीटर में है, तो हम इसकी जो इकाई होती है, मतलब इसे हम किस में मेज़र करते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे आप ऑयल लेकर आते हो या कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ लेकर आते हो तो उसकी इकाई होती है लीटर, उसके पीछे हम लगाते हैं कितना लीटर है। वैसे ही जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कितने वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये क्षेत्रफल की इकाई होती है। अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो आप बोलोगे वर्ग मीटर। तो ये क्या है? इसकी इकाई। इसको किस में मेज़र किया जाता है? जैसे कोई भी लंबाई है तो हम उसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं,
और अभी आपको पानी का या ऑयल का एग्जांपल दिया, वो उसको आप लीटर में लेकर आते हो, तो ये सब इसकी इकाइयाँ होती है। उसी तरह से क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। इन आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जो कि हमने पढ़ी है। त्रि का मतलब तीन, जो ये बात की गई है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बोल रहे हैं। और आयतन घन सेंटीमीटर में लेते हैं। आयतन को किस में नापा जाता है? जैसे आपके पास आपके घर में पानी की टंकी होगी, उसे हम बोलते हैं 1000 लीटर की टंकी है, तो लीटर लगाते हैं ना पीछे, तो लीटर क्या है, उसकी इकाई है। उसी तरह से आयतन या फिर और भी चीज़ों में, जैसे हम जैसे रूम की बात करते हैं, अभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है जो कि सेंटीमीटर में होगी, तो उसकी इकाई हो जाएगी घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा था? वर्ग। आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की बात की जा रही थी तो वर्ग, और आयतन की बात की जाएगी तो घन। ये इनकी इकाइयाँ हैं जो आपसे पूछी जा सकती है एक एक नंबर में, और आपको क्वेश्चन में जब करते हैं तब भी पीछे ये इकाई लगानी होती है। क्षेत्रफल का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है लंबाई चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, तो 4 आ गया। देखो हमने पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है, जो कि ये जो ऊपर 2 है, इसी 2 को बोलते हैं वर्ग। वर्ग सेंटीमीटर लिख दो आप, या तो इस तरह से। दूसरा आपके पास तरीका क्या है? सेंटीमीटर लिख के, ये सेंटीमीटर को cm लिखा है, और इस वर्ग को आप यहाँ लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से आपके पास आगे है आयतन। आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसमें त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, तो इसमें 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया कि जो कि 8 आ गई है। अब इसे नापते किस में है? अभी अभी हमने कहा था घन सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई है। इस तरह से सेंटीमीटर में है, तो आप ऐसे लिखोगे, या तो घन सेंटीमीटर, ये सही है, या फिर आप सेंटीमीटर को cm लगाकर, घन के लिए हम 3 यूज़ करते हैं, जो ये इसकी पावर है वो 3 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, या घन सेंटीमीटर भी इसे ही बोला गया, और ये भी घन सेंटीमीटर। इन दोनों में से कोई भी आप मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, दोनों ही राइट है। तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा है? एक तो हमने पढ़ा है कि जो ठोस आकृतियाँ होती है उसमें वो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। उनकी इकाई क्या होती है? घन सेंटीमीटर में होती है। घन को ही हम ये सेंटीमीटर के ऊपर जो ये इसकी पावर लगाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं घन, जो कि आज हम आगे इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जो आयतन और क्षेत्रफल का मीनिंग क्या होता है? क्षेत्रफल होता है जो भी बाउंड्री होती है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे ही बोलते हैं हम क्षेत्रफल। और जो आयतन था, आयतन होता है कोई भी बॉक्स या कंटेनर टाइप ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर दूसरी चीज़ को कंटेन कर सकता है, उसे बोलते हैं आयतन। जो कि बॉक्स टाइप की चीज़ों का निकाला जा सकता है कि अपने अंदर कोई भी क्या कितना क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके पास घर में बकेट होती है, बकेट पानी स्टोर करती हैं, तो बकेट का भी क्या होता है? आयतन निकाला जाता है। तो ये हमने बेसिक जान लिया आयतन के बारे में। अब हम आगे घन और घनमूल पढ़ने वाले हैं आज। अब हम आगे देख लेते हैं घन किसे कहते हैं। जैसे आपके पास वर्ग होता है, तो घन के बारे में देखते हैं। देखो अभी हम तक हमने वर्ग पढ़ा था। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं। ये चारों भुजाएं क्या थी? सेम। अब वर्ग से ही घन बनता है। ये वर्ग है। ये वर्ग द्विविमीय आकृति है, जो कि हमने पढ़ा था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। और घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों डायमेंशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या होती है? घन। अब घन और वर्ग में क्या थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। वर्ग जो होती है वो द्विविमीय आकृति है, और घन जो है वो त्रिविमीय आकृति है। और हमें कैसे घन मिलता है? देखो जैसे हमारे पास ये एक वर्ग है, ठीक है, और इसको हम एक बॉक्स टाइप से बनाते हैं। मान लो आप अपने माइंड में अपना रूम देख सकते हो, वो कुछ इस तरह का होता है। इसकी कितनी सतह होती हैं? इसकी हमारे पास सतह होती है 6। जैसे आपके पास रूम में एक ये छत होती है, नीचे फर्श होता है, ठीक है। ये छत और फर्श आपको पता होगा, और सेम ही आकार की होंगी। जैसा ये है वैसा ही ये होगा। 2 ये हो गए और 4 इसकी दीवारें होंगी। तो इसकी कितनी सतह हो गई? 6 हमारे पास सतह हो गई। तो ये हमारे पास एक, अभी हम ये नहीं बोल सकते ये घन है। घन के लिए क्या और कंडीशन होनी चाहिए? इसकी ये जो सारी की सारी सतह हैं वो वर्गाकार होनी चाहिए। ये हमारे पास मान लो वर्गाकार है। वर्ग कौन क्या किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं। तो अगर ये वर्गाकार है तो इसकी छत भी वर्गाकार होगी,
सेम होगी, तो ये भी क्या होगी, जिसकी चारों भुजाएं सेम होगी। और ये वर्ग भी अलग अलग साइज़ की नहीं होंगी कि ये अलग है और ये छोटा है मान लो और दूसरा इससे बड़ा है, नहीं, ये सारे सेम आकार के होंगे और सभी क्या होंगे, वर्ग। अभी हमने इसकी चारों दीवारों की बात नहीं की थी, वो भी क्या होंगी, चारों वर्गाकार होंगी और सेम ही होंगी, जैसा ये वाला वर्ग था, सारे वर्ग सेम होंगे। तो जिसकी सारी की सारी सतह वर्गाकार होती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं घन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास एक गेम होती है पजल, जिसे हम पजल बोलते हैं, उसमें कुछ इस तरह का बना होता है, उसे आप देखोगे वो एक घन आकृति की इमेज होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सारे के सारे सतह जो होती हैं वो वर्गाकार होती हैं और सारी बराबर होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, घन। तो घन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। घन क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसकी भी हमारे पास क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी हम मान सकते हैं लंबाई या चौड़ाई में से कुछ भी ले सकते हो, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये आपके पास कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। और त्रिविमीय आकृति में भी इसका नेम क्या है, इसका नेम है घन। घन क्यों है, क्योंकि इसके सभी की सभी सतह कैसी हैं, वर्गाकार हैं और सभी सेम वर्गाकार साइज की हैं, तो इसे बोलेंगे हम घन। घन से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप घन जैसी इमेज को पहचान सकते हो, कहीं भी देखते हो तो कौन से ऑब्जेक्ट घन प्रकार का है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पजल का, जो कि कैसे आकार की होती है, घन आकार की। अब ये घन आकार की है, अब ये भी अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर कर सकती है, कितना क्वांटिटी में स्टोर कर सकती है अपने अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, आयतन। तो आज हम इसका आयतन निकालना सीखेंगे और आयतन के लिए हमें घन और घनमूल की आवश्यकता होगी, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, घन और घनमूल। अब हमें पता है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और ये भी हमें पता होना चाहिए साथ ही साथ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि अगर इसकी लंबाई है तो ये अगर वर्गाकार है तो इसकी ये भुजा भी सेम होगी, तो अगर ये इसकी ऊंचाई थी तो इसकी लंबाई भी क्या हो गई, सेम हो गई। और ये वाला वर्ग भी क्या है, सेम है। अगर ये वाली भुजा हमारे पास जिस भी साइज़ की है तो ये भुजा भी उतनी ही साइज़ की होगी, क्योंकि ये भी एक वर्ग है हमारे पास। तो इसकी हमारे पास जो चौड़ाई है, जो कि ये भुजा होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। और घन में हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा क्या होती है, बराबर ही होती है, क्योंकि अभी हमने घन के बारे में स्टडी किया जिसकी सारी सतह क्या हो, बराबर साइज़ की हो और घन आकार की हो। अब इसका आयतन निकालते हैं, तो आयतन का हमारे पास फॉर्मूला भी होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर में लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति थी तो इसमें तीनों चीज़ें होंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने देखा, मान लो ये, क्योंकि ये बराबर थी, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5 लंबाई ले ली, 5 चौड़ाई ले ली और 5 ऊंचाई ले ली, तीनों को क्या करते हैं, गुना। अब ये जो हमने तीनों को 3 बार 5 को गुना किया है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जो कि आपको क्वेश्चंस में लिखा भी मिलेगा और आपका हायर क्लासेस तक यूज़ होगा। इसी को लिखने का एक और तरीका है घन की फॉर्म में, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसे ही हम बोलेंगे घन। और फिर इसका क्या निकालना सीखेंगे हम, घनमूल। तो हम देखते हैं घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो अब आपको घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सी आकृति है, घन। घन जैसे ही शब्द लिखा हुआ आपके माइंड में आ जाना चाहिए, घन किसे कहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सारे सतह कैसी आकार के हों, वर्गाकार हों। और वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या हो, बराबर। तो घन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि एक ठोस आकृति है जो जगह लेती है, जो त्रिविमीय होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और इसका आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घन के बारे में आप इतना जान चुके हो। अब घन की इन्होंने एक भुजा दी है, घन की भुजा का माप है 1 इकाई। इकाई का मीनिंग क्या है, जैसे हम क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लिखते हैं, ये जो पीछे ये मीटर या सेंटीमीटर लिखा होता है, अभी ये हमें इसके बारे में नहीं बता रहे। जैसे किसी में मीटर मिलेगा, किसी में सेंटीमीटर मिलेगा, तो इसको ये मेंशन ना करके इसकी जगह इकाई शब्द लिख रहे हैं। और जब हमने आयतन को किस में मेज़र किया जाता है, तो हमने पढ़ा था घन सेंटीमीटर। तो ये अभी जो क्वेश्चन करेंगे उनमें लिखेंगे घन इकाई, क्योंकि सेंटीमीटर की जगह अब क्या दिया जा रहा है, इकाई दिया जा रहा है, तो घन इकाई।
इकाई का मतलब यही है कि इसको मापने की इकाई क्या है, जो कि क्वेश्चन में दी होगी सेंटीमीटर या मीटर, फिलहाल अभी नहीं दी गई है, तो हम उसकी जगह सिर्फ यही शब्द यूज़ करेंगे इकाई, जो कि कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी इन्होंने कितनी दी है, 1 इकाई, घन की 1 भुजा का माप। 1 भुजा क्यों दी है, क्योंकि घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो ये 1 भुजा देंगे। हमारे पास ऊंचाई या जो भी मान लो 1 भुजा है 1, तो ये भी क्या हो जाएगी 1, ये भी क्या हो जाएगी 1, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो गई है, समान, जो कि 1 इकाई है। ठीक है, तो घन के आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, क्योंकि वो समान है तो इन्होंने क्या किया, एक को लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही है, ऊंचाई भी यही है, तो 1 गुना 1 गुना 1। घन के केस में आपके पास जो 1 भुजा का नाप होगा उसी को 3 बार गुणा कर देना है, जो कि गुणा करने पर आएगा 1। अब ये जो गुणा करने पर 1 आ रहा है वो ये वाला 1 नहीं है, वो इनका गुणा करने पर 1 आया है, जो कि इसका आयतन है। आयतन की इकाई क्या होती है, 1। जो भी दिया होगा, सेंटीमीटर दिया होगा तो उसके आगे घन सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर दिया है तो घन मीटर लिखोगे, लेकिन इकाई दिया है तो घन इकाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है 2। अब 2 दिया है तो 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि जब हम आयतन निकालेंगे तो उसी को कितनी बार गुणा कर देंगे, 3 बार। 1 भुजा है तो वही लंबाई भी होगी, वही चौड़ाई होगी, वही ऊंचाई होगी, क्योंकि तीनों समान है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या आ रहा है, घन का आयतन आ रहा है। आयतन बराबर में 2 गुना 2 गुना 2, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2 दूनी 4, जो यहाँ पर से आंसर आएगा 4, 4 को अगले 2 से गुणा कर देना, जो कि आ जाएगा 8। क्योंकि हमारे पास इकाई भी दिया गया था तो आयतन किस में आता है, घन। इकाई की जगह जो भी दिया होगा वो यूज़ कर लेंगे, फिलहाल हम इकाई यूज़ करेंगे, घन इकाई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 है, इसी तरह से हम 3 को भी कर लेंगे। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 आगे इस तरह से कर लेंगे, तो ये आगे इस तरह से ही चलता जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, मज़ेदार बात, जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं कि प्रत्येक फलक त्रिविमीय आकृति का होता है। तो ये यहाँ पर क्या बताया गया है, जो ये फलक जिन्हें मैं सतह बोल रही थी उन्हें क्या कहते हैं, फलक बोलते हैं। ये फलक हैं इसके, तो जो ये फलक है, अगर हम देखा जाए, इसको हम देखें, जैसे मान लो आपके पास कोई बॉक्स है, आपके पास शूज़ के भी बॉक्स आते हैं, अगर आप उसका जो ऊपर जहाँ से वो ओपन होता है अगर उसे आप निकाल देते हो तो वो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। तो ये जो आकृति है ये कैसी है, इसकी सिर्फ, अब मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ जो बॉक्स है जहाँ से खुलता है, वो यहाँ से खुलता है, तो खोलोगे तो जो इसका ये जो आएगा, जो आपके पास ओपन करने के बाद, ये कैसी आकृति का होगा, द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति क्या होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, जिसकी क्या हो, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही बताया गया है, जो आपके पास त्रिविमीय आकृतियाँ होती है उसके जो सारे फलक होते हैं वो कैसी आकृति के होते हैं, द्विविमीय आकृति। क्लियर है, क्योंकि इसके जो 6 के 6 फलक होंगे वो सारे के सारे द्विविमीय आकृतियों से ही बने होंगे, सारे के सारे, क्योंकि वर्ग क्या थी, द्विविमीय आकृति थी, और ये इसके सारे के सारे फलक कैसी आकृति के, वर्ग आकृति के, जो कि द्विविमीय होती है, यही बताया गया है। अब देखिए, हमें घन की भुजा का माप से हमने घन का आयतन निकालना सीख लिया, जो कि हमारे पास फॉर्मूला था, और घन का आयतन जो आया वो यहाँ पर, जो आंसर आया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो 8 आया था वो यहाँ पर लिख दिया घन का आयतन। तो इतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे हमने पिछली बार क्षेत्रफल सीखा था वैसे ही इस बार हमने आयतन निकालना सीखा है, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक ही आकृति का सीखा है, जो कि घन। घन क्या होती है, जिसके सभी फलक वर्गाकार इमेज के, वर्गाकार प्रकार के होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, घन। तो अब हमने घन के बारे में इतना सीख लिया है। नेक्स्ट है घन संख्या। घन संख्या जो हमारे पास ये आई है, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है उसको क्या बोला गया, घन संख्या बोला गया है। अब ये जो है इसको आप भूल जाइए, अब ये चीज़ हम सीखते हैं, ये क्या है, ये जो घन संख्या, इन्होंने अब ये घन संख्या उठाई है, जो भी दी हुई थी वो सारी घन संख्या ले ली है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्हीं को ये दूसरे रूप में दर्शा रहे हैं, वो हमें सीखना है, घातांकीय रूप। ये जरूरी नहीं है कि जब आप आयतन निकालोगे तभी यूज़ होगा, ये आपके पास जब आप बीजगणित या अलजेब्रा पढ़ोगे तब भी ये यूज़ होगा। तो उसमें है 1 दिया हुआ है घातांकीय रूप, यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है, इसको लिखा हुआ है 2 के ऊपर 3 लगाया हुआ है, ये इसी को देखते हैं। देखो, ये जो हमारे पास 8 आया था ये कैसे आया था, 1 को नहीं देखते क्योंकि 1 को गुणा करने पर 1 ही आता है। सेकंड देखते हैं हम, ये जो 8 है ये कब मिला है हमें, 2 को जब हमने 3 बार गुणा किया है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसी को हम घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं, इसका घातांकीय रूप सीखते हैं। आप ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हो, घातांक कैसे निकालते हैं। देखो, ये यहाँ पर कौन सा नंबर है, 2,
2 नंबर है और इसको कितनी बार लिखा गया है, 3 बार, 1 2 3। इसको 3 बार गुणा किया गया, गुणा ही करना है, जमा घटा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गुणा देखना है, बीच में गुणा का निशान है और कौन से नंबर को गुणा किया गया है, नंबर है 2। कितनी बार किया गया, 3 बार। तो कौन सा नंबर है, 2 को कितनी बार किया गया, 3 टाइम किया गया, तो इसके ऊपर आ जाइए 3, ये थोड़ा छोटा लगाएंगे, हो गया 3। तो ये 2 है, इसका ये घातांक क्या है, 3। सॉरी, वो जो 2 है, 2 की घात क्या है, 3, ये इसकी घात है। इस पूरे कंप्लीट नंबर को बोलेंगे घातांक। ये घातांक है और ये क्या है, इसकी 3 क्या है, इसकी घात। तो इसी तरह से आगे है 64, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 16 आएगा और 16 को 4 से करेंगे तो 64 आएगा। तो ये इसको हम दूसरी घातांकीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको सिखाया। आपको नंबर देखना, नंबर कौन सा है, 4 है ना, तो 4 को हमने लिख दिया। कितनी बार है, 3 बार, तो ये हो गया इसकी घात, 4 की घात क्या आ गई, 3। इसका और इसका मीनिंग दोनों का सेम है। इसको भी अगर आपको ये वाला रूप दे दिया जाए तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। 4 की घात 3 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, नंबर देखना है 4 और घात देखनी है 3। घात कितनी है, 3, तो 4 को आपको सीधा 3 बार गुणा कर देना है। ये ध्यान रखना, बीच में गुणा का निशान ही लगाना है, इसलिए मैं इसको बार बार नहीं बोलूँगी, आपको गुणा ही करना है। 4 की घात 3 है। इसको जब घात 3 चलती है तो हम बोलते हैं उसे घातांकीय रूप। मान लो ये अगर कुछ और होती, 5 होती, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी आपने 3 सीखा है, वैसे ही 5 है। 4 की पावर कितनी है, 5, तो 4 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, 3 4 5। तो ये सिंपल है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं। जो भी नंबर बार बार रिपीट होता है वो कितनी बार रिपीट हुआ है वो उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास जब हम घन पढ़ रहे हैं तो ये 3 बार ही आएगा, तो हम 3 बार 3 जो है उसकी पावर लगा देंगे। घात का मतलब ही 3 होता है, जब भी किसी के ऊपर 3 पावर होती है, 3 ये जो इसकी पावर है, जो ये ऊपर लगता है उसे इसकी पावर बोलते हैं, हिंदी में शायद शक्ति बोलते हैं। तो जो ये इसके ऊपर लगती है, अगर वो 3 है तो हम घात बोलेंगे, अगर वो 2 है तो हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। जैसे 4 के ऊपर 2 है तो ये क्या है, इसका वर्ग, और अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, घन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर पावर 3 है तो उसको बोलेंगे घन। अगर किसी की भी घात क्या है, 3 है, तो हम उसको बोलते हैं घन। अगर यही जो घात अगर 2 है तो हम उसको बोलते हैं वर्ग। जैसे ये 2 है तो इसको बोलेंगे वर्ग। इसका मतलब है 4 का वर्ग, इसे बोला जाए 4 का वर्ग। अगर इसके ऊपर 3 है तो बोला जाए 4 का घन। ठीक है, 4 की घात कितनी है, यहाँ पर 3 है तो 3 को बोलते हैं घन। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया, घातांकीय रूप लिखना सीख लिया। कोई भी नंबर जितनी भी बार रिपीट होता है उसके ऊपर उसकी उतनी ही पावर लगा दी जाती है, उसकी उतनी ही घात लगा दी जाती है। पर हम यहाँ पर अभी घन के बारे में पढ़ रहे हैं तो घन में हमेशा 3 ही मिलेगा, तो 3 लगा दिया ऊपर। नेक्स्ट है विस्तृत रूप, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में इसको दूसरी फॉर्म में लिखना सिखाया है। जैसे हमने यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिखा था, अब इसको उल्टा लिखना सिखाया है। मान लो जैसे हम 5 के ऊपर अप्लाई करते हैं, 5 का यहाँ पर घन दिया हुआ है, ठीक है। देखो या तो ऐसे बोलेंगे 5 की घात है 3, जो ये ऊपर लगी होती है इसको पावर भी बोल सकते हो, इसको घात भी बोल सकते हो। 5 की घात है 3, या तो ये बोलोगे। और अगर आपको 3 नहीं यूज़ करना है तो 3 का मतलब ही है घन, तो नहीं तो आप बोलोगे 5 का घन। अगर आपसे ऐसे बोला जाए 5 का घन, तो इसका मतलब आप समझ जाना है इसकी 3 पावर का, इसकी पावर 3 का मतलब ही घन है, इसकी पावर 3 बोली जा रही है, नहीं तो आप बोलोगे 5 की घात 3। अब इसको विस्तृत रूप में कैसे लिखना है, विस्तृत मतलब इसको फैलाकर लिखना है वापस से। तो यहाँ पर 5 है, कितनी बार, 3 बार, तो 5 को कितनी बार गुणा कर देना है, 3 बार। 4 का घन है तो 4 को कितनी बार, 3 बार। और अगर आपको ये वाली साइड दी है और आपको इस वाली फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको देखना है कौन सा नंबर है, जैसे 5 है और कितनी बार है, 1 2 3।
3 टाइम्स है तो 5 के ऊपर 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। विस्तृत रूप भी समझ आ गया और घातांकीय रूप भी समझ आ गया। घातांकीय रूप में ध्यान रखना, घातांकीय रूप में हमेशा आपको इस तरह से मिलेगा, ऊपर इस तरह से ये घात लगी मिलेगी, और विस्तृत रूप में ये घात नहीं मिलेगी। इसको आपको वापस से ऐसे लिखना है। 7 कितनी बार है? 3 बार। तो विस्तृत रूप में आपको ये घात जो है हटा देनी है और इसको इस रूप में लिखना है, और घातांकीय रूप में इसको आपको इस रूप में लिखना है। आपको घात लगा देनी है। आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। ये आगे इसी को लिखा गया है। अब इस बॉक्स में देखते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्या 1, 8, 27, 64, 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्या है जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई। जब हमने घन का आयतन निकाला था तब हमने क्या देखा? हमने एक ही नंबर को 3-3 बार गुणा किया था। तो जब 3-3 बार सेम नंबर को गुणा किया तो हमारे पास देखो कौन कौन से नंबर आए। पहले तो हमने सारे नंबर गिनतियाँ यूज़ करी है, 1, 2, 3, हमने बीच में कोई भी नंबर नहीं छोड़ा। 1 को 3 बार गुणा किया तो 1 मिला। जब 2 को किया तो हमारे पास 8 आया। जब 3 को किया तो 27 आया। 4 को किया तो 64 आया। 5 को करेंगे तो 125 आएगा। इस तरह से ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हीं की बात की जा रही है। इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इन नंबरों को हम कहते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आगे इनका वर्गमूल घनमूल भी निकालेंगे तो इन्हीं नंबरों का घनमूल निकलेगा। ये है हमारे पास पूर्ण घन संख्याएं। 1 आया है, सेकेंड हमारे पास 8 आया है, उसके बाद 27 आएगा बीच में, फिर 64 है, 125 है। ये हमारे पास क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ये हमें पता होना चाहिए। पहली पूर्ण घन संख्या 1 होती है, उसके बाद 2 को गुणा करते हैं तो 8 मिलती है, 3 को गुणा करते हैं तो 27 आता है, 3 3 9 होती है 27, 4 को गुणा करते हैं 3 बार तो 64 आता है, 5 को गुणा करते हैं तो 125 आता है, 6 को गुणा करते हैं तो 216 आता है, 7 को गुणा करते हैं तो 343 आता है। ये हमारे पास ये कुछ जो नंबर लिखे हैं, जो मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, इन्हीं को कहते हैं पूर्ण घन संख्या। और ये मैंने आपको 343 तक लिखा है क्योंकि 7 की गुणा 3 बार करेंगे तो 343 आएगा। ये सिर्फ इतने ही लिमिटेड नहीं है, आगे हम 8 की भी करेंगे जो कि हमने यहाँ की हुई, 9 की भी करेंगे, 10 की भी करेंगे, 11 की भी करेंगे, 12 की भी करेंगे, सभी संख्याओं की कर सकते हैं। तो जो इनसे गुणा करने के बाद जो नंबर आता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। उन नंबरों को 3-3 बार अपने आप से ही गुणा करने पर जो संख्याएं मिलती हैं वो क्या होती है? पूर्ण घन संख्याएं। जैसे 2 को अपने आप से ही 3 बार गुणा करा तो जो संख्या मिली, आंसर आया, उसे बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। तो हमने यहाँ से 1 से 10 तक की देखी है, यहाँ पर 1000 तक आ गई हैं हमारे पास। ये कुछ नंबर जो लिखे हुए हैं यही हैं पूर्ण घन संख्याएं। तो आपसे एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, जैसे 64 दे दी, क्या ये पूर्ण घन संख्या है? तो यस ये है, और ये 4 को 3 बार गुणा करने से मिलती है। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, जब एक संख्या को स्वयं से मतलब अपने आप से कितनी बार गुणा किया जाए? 3 बार। 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या मिलती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यही आपको बताया गया था। 7 को जब 3 बार खुद से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। अब आगे हमारे शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। देखो क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन का मीनिंग मैंने बता दिया था। घन का मीनिंग क्या होता है? अगर ऊपर घात जो है वो 3 लगी हो तो उसे हमेशा हम घन बोलेंगे। 3 याद रखना है। तो इनके ऊपर 3 लगा हुआ है तो ये क्या है? घन। तो इनका घन ज्ञात करना है। घन में हमें क्या करना है? ये जो घात है इसकी 3 है, तो हमने पढ़ा था जो नीचे वाला नंबर है वो उसकी जितनी भी घात है उसको उतनी बार गुणा कर देना है। तो 11 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार अपने आप से। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे आपको 121 मिलेगा। फिर एक बार इसको और 11 से गुणा करेंगे, गुणा करना आपको आता होगा तो आपको गुणा करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1331, ये आएगा। तो आपको 11 का क्या मिल जाएगा? 1331। 12, तो 12 को अब हम देखते हैं, 12 के ऊपर 3 है तो 12 को अपने आप को कितनी बार गुणा करना है? जितनी ये ऊपर घात होगी उतनी ही बार। 12 गुणा 12 गुणा 12, तो आपको 12 को 12 से गुणा करना है। आई थिंक सभी बच्चों को गुणा आती होगी, अगर नहीं भी आती है तो आप देख सकते हो। पहले इस नंबर को इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। नेक्स्ट लाइन में हम एक क्रॉस का साइन लगा देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन की गुणा कैसे होगी? इस नंबर को हमने इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, जो कि हमारे पास आ गया 4 और 2। अब 1 की बारी है तो 1 को 2 से भी करेंगे, 1 को 1 से भी करेंगे। तो 1 दूनी 2, जो कि यहाँ पर आ जाए 1 एकम
1 यहाँ पर आ जाए। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में प्लस, तो प्लस करने पर हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 4 आ जाए, ये 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और ये 1, तो 144 आ गया हमारे पास। 144 इन दोनों को गुणा करने पर 144 आ गया। अभी जो ये तीसरे वाला 12 है वो रहता है, इसको इससे गुणा कर देंगे। 144 को भी आ गया। आप इसी तरह से 12 से गुणा करोगे, पहले 2 से तीनों को गुणा करोगे, नेक्स्ट लाइन में क्रॉस लगाओ, फिर 1 से गुणा करके प्लस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसी तरह से 13, 14, 15, 16, 17, 18 का आपको निकालना है। नीचे दिए गए स्थान में घन की आकृति बनाइए। और ये जो आपको क्वेश्चन करनी है ये एक ही स्टेप में मत कर देना कि आपको 15 का घन निकाल लिया और आपका आंसर आ गया, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले लिखना है, जैसे 15 का ये घन है तो पहले 15 को 3 बार लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। आप अपना आंसर निकालने के बाद कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से चेक जरूर करना, क्योंकि अगर आप गलत आंसर निकाल लोगे तो आप गलत ही याद कर लोगे, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद आपकी इतने प्रैक्टिस में आएंगे आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चंस कर देने। नीचे दिए गए स्थान में घन की आकृति बनाइए। घन की आकृति बनानी है, तो घन की आकृति क्या होती है आपको बताया था। घन कौन सी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जिसके सारे फलक क्या हो, वर्गाकार हो। तो आपको एक वर्ग बनाना है या जो भी है सेम आपको उसकी लेंथ लेनी है। मान लो ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया तो उसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर लेनी है। फिर इस तरह से भी आपको क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर ही लेना है। इसको इससे मिला दोगे, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये 5-5 सेंटीमीटर, ये जितना भी है बराबर होना चाहिए। ये आपको पता है वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और जो घन है वो आपको उसके सभी फलक वर्गाकार ही होते हैं। ये भी आपके पास बराबर ही होना चाहिए। अगर ये 5-5 है तो ये भी आपके पास 5-5 ही होना चाहिए। इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है। या हाँ, इसको दूसरा तरीका और है बनाने का, 5 इसके ऊपर एक और बना देना 5-5 सेंटीमीटर का, बट वो इस तरह से होना चाहिए कि वो सारे फिर ये भी 5-5 ही हों। ये हमारे पास बन जाएगा घन आकृति। एक और बार देख लेना जिसे बनाने में दिक्कत है, बट ये आपकी इक्वल सेम सी ही बननी चाहिए। ये आपके को बराबर बनाना है, फिर उसके ऊपर आप और एक और ऐसा ही वर्ग बना सकते हो, फिर इनको इनसे मिला देना। ये आपके पास बन जाएगी घन आकृति। तो इसको आप ड्रॉ कर लेना। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये क्वेश्चन आपको करने के बाद आपको आंसर चेक करने हैं। आपको कैलकुलेटर से 3 बार मल्टीप्लाई करके अपना आंसर वेरीफाई जरूर करना है। जैसे 18 का है तो आप अपना आंसर मल्टीप्लाई के बाद वेरीफाई करें। मल्टीप्लाई पहले खुद करनी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए।